हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 16 जिसका नाम है चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड टुडे एंड द होल वर्ल्ड इज़ एक्सेप्टिंग इट्स ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर। यानी भारत आज विश्व की सबसे तेज़ बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है तथा संपूर्ण विश्व इसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति को स्वीकार कर रहा है। बट अलॉन्ग विद दिस डेवलपमेंट इन इंडियन इकोनॉमी हैज़ टू फेस मैनी चैलेंजेस। लेकिन इस विकास के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वी लर्न फ्रॉम डिस्कशन इन न्यूज़पेपर, among public, on TV channels and various information from the internet that there are many challenges before the Indian economy, like price rise, poverty and unemployment, and these are one serious ones. कि समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और हम कहें कि अन्य सामान्य की चर्चाओं पर, इंटरनेट आदि से मिलने वाली विभिन्न सूचनाओं पर हम विचार करें तो पाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न अनेक चुनौतियों में मूल्य वृद्धि है, गरीबी है तथा बेरोजगारी की समस्याएं संभवतः सर्वाधिक गंभीर हैं। These problems are interlinked and have persisted since independence. ये समस्याएं कमोबेश एक साथ जुड़ी हुई हैं तथा स्वतंत्रता के बाद अब तक निरंतर बनी हुई हैं। It will not be an exaggeration to accept that poverty and unemployment are the most prominent socio-economic problems of the Indian economy. Due to these problems, not only does the economy face negative situation, but the society also has to bear many hardships. In order to broaden our general sense and knowledge in this context, we need to understand the meaning form, cause, result, and preventive measures required for it डायमेंशंस। कि हम ये कहें कि गरीबी और बेरोज़गारी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन समस्याओं के कारण न केवल अर्थव्यवस्था को नकारात्मक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, अपितु हम कहें कि समाज को भी अनेक हानियां वहन करनी पड़ती हैं। इनके संबंध में हमारी सामान्य समझ और ज्ञान को व्यापक बनाने के लिए दृष्टि से हमें इनका अर्थ, इनका स्वरूप, इनका कारण, इनका परिणाम तथा रोकने के उपायों की प्रारंभिक जानकारी लेना आवश्यक है। तो अब सबसे पहले जो है वो हम पढ़ते हैं प्राइस रेज और इन्फ्लेशन, यानी मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रास्फीति क्या होती है। तो वी बाय मैनी काइंड्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट टू फुलफिल आवर नीड एंड मेक लाइफ कंफर्टेबल। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए बाजार से अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करते हैं। You must have brought textile, toys, confectioneries, slippers, sweets, ice creams, etc. or seen your relatives buying items for the need of families. आपने भी निश्चित ही कपड़े हैं, खिलौने हैं, जूते, चप्पल, मिठाइयाँ, आइसक्रीम आदि खरीदे होंगे या आपके परिजनों के जो परिवार हैं उनकी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते देखा होगा। You must have observed that you pay higher price compared to previous year. The scenario of these rising prices is known as inflation. In financial term, the word inflation is used for the appreciation of the करेंसी। कि हम कहें कि वस्तुओं के क्रय के दौरान सामान्यतः देखने को मिलता है कि अधिकांश वस्तुओं के लिए हमें पिछले वर्ष की कंपैरिजन में अधिक कीमत अदा करनी होती है। इन बढ़ती कीमतों को के जो परिदृश्य होते हैं कि मूल्य को हम जो है कहें कि मूल्य वृद्धि के रूप में जाना जाता है। आर्थिक शब्दावली में कहें तो मूल्य वृद्धि के लिए मुद्रास्फीति का शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि प्राइस क्या है। इन मॉनेटरी सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ द यूनिट ऑफ एन आइटम और अ सर्विस विद ऑल दोज यूनिट्स ऑफ द करेंसी इज कॉल्ड द प्राइस ऑफ दैट आइटम और दैट सर्विस। की जो है कीमत क्या है कि मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की एक इकाई का मुद्रा की जितनी इकाइयों के साथ विनिमय होता है
वह उस वस्तु अथवा सेवा की कीमत कहलाती है। यानी कोई भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं या कोई सर्विस हम दे रहे हैं तो उनके अंदर जितनी भी चीज़ों का हमने विनिमय किया है, यानी जितनी चीज़ों का हमने इन्वेस्टमेंट किया है और ओवरऑल हमने उसकी क्या कीमत रखी है, वो उस प्रोडक्ट की उसकी कीमत कहलाएगी, उसकी प्राइस कहलाएगी। In description, the situation of continuous increase in the general price level is termed as inflation. परिभाषित तौर पर सामान्य कीमत स्तर में सतत वृद्धि की स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। अब हम आगे बात करें तो इट इंडिकेट्स द एवरेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ ग्रुप of things and commodities. It is possible that in the market you are experiencing an increase in the price of vegetables while newspapers are showing लो इन्फ्लेशंस। हम ये कहें कि यह अनेक वस्तुओं अर्थात वस्तु समय के लिए कीमत में औसत वृद्धि को बताती है। यह संभव है कि बाजार में आप सब्जियों की कीमतों में वृद्धि अनुभव कर रहे हों तथा समाचार पत्र जो हैं उनमें कम होती है मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति बता रहे हों। यानी न्यूज़पेपर्स में इतना जो है इन्फ्लेशन हमें नहीं मिलता है, जबकि वेजिटेबल्स जो होती हैं उनमें हमें काफ़ी सारा प्राइस चेंजेस मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ऑन द कॉन्ट्रेरी इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल that you are observing a fall in the price of some commodities but the newspapers are reporting about inflation. Inflation is related to the increase in the average level of prices of many commodities in the economy but not in the increase of price of one item. इसके विपरीत यह भी संभव है कि आप किसी वस्तु या कुछ वस्तुओं की कीमतों में भी कमी महसूस कर रहे हों, लेकिन समाचार पत्र बढ़ती मुद्रास्फीति बता रहे हों। मुद्रास्फीति का संबंध अर्थव्यवस्था में अनेक वस्तुओं की कीमतों के औसत स्तर में वृद्धि से है, न कि किसी एक वस्तु की कीमत की वृद्धि मात्र से। यानी हम ओवरऑल अगर कहें कि सिर्फ एक ही जो वस्तु है उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है, बल्कि सभी वस्तुओं का जो मार्केट में अवेलेबल है उनका जो है कीमत वो क्या हो रही है, वो मुद्रास्फीति में बढ़ रही है। द मीनिंग ऑफ जनरल price level is the average of price levels of many items or a group of single item. So the general price level does not indicate the price of one item. It expresses the average price of the fixed group of the commodities. अब कहें कि सामान्य कीमत स्तर का तात्पर्य जो है वो अनेक वस्तुओं या एक वस्तु समूह की कीमतों में औसत स्तर से है। यानी या तो हम कहें कि कीमत जो है वो कई सारी वस्तुओं की बढ़ी है या सामान्यतः कीमतें जो हैं एक औसत स्तर से बढ़ी हैं। अतः सामान्य कीमत स्तर की किसी एक वस्तु की कीमत को नहीं बताता, अपितु यह तो एक निश्चित वस्तु समूह के औसत कीमत को व्यक्त करता है। यानी हम ये कहें कि एक फिक्स्ड ग्रुप जो है किसी भी वस्तुओं का, उसके अंदर प्राइस क्या हुई है वो हमें जो है मुद्रास्फीति बताता है, इन्फ्लेशन बताता है। अब है इसमें मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन की मुद्रास्फीति जो है उसका माप हम कैसे करते हैं, किन आंकड़ों के आधार पर हम मुद्रास्फीति को निकालते हैं। तो इन ऑर्डर टू सेफगार्ड अगेंस्ट प्राइस रेज and to control it effectively, it is necessary to measure it. Therefore, all economies have different types of price indexes for measuring the rate of inflation. In order to measure the change in general price level, a variety of price indexes are prepared in India too. कि मुद्रास्फीति की हानियों से बचने के लिए तथा इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु इसे मापा जाना आवश्यक हो जाता है। अतः सभी अर्थव्यवस्थाएं मुद्रास्फीति की दर के मापन हेतु कहें कि भिन्न भिन्न प्रकार के कीमत सूचकांक बनाती हैं। सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए भारत में भी अनेक प्रकार के सूचकांक तैयार किए गए हैं। यानी हमारे यहाँ पर भी इस तरह के जो है इंडेक्सेस वो तैयार किए गए हैं। These indexes include wholesale price, consumer price index and national income index. These indexes measures the average changes in the prices of a fixed group of commodities. Inflation is measured the proportionate change or percentage change over the time in a fixed price index. इन सूचकांकों में हम बात करें तो जो थोक मूल्य होता है
उसका सूचकांक तैयार किया जाता है, जैसे कि होलसेल का जो हमने तैयार कर लिया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, यानी जिसमें कस्टमर्स जो होते हैं उनके डाटाज हम कलेक्ट कर लेते हैं। तथा राष्ट्रीय आय स्फीति कारक मुख हैं। ये सूचकांक एक निश्चित वस्तु समूह की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन का माप करते हैं। इन्फ्लेटेशन इज मेजर है, मुद्रास्फीति को किसी निर्धारित कीमत सूचकांक के समय के साथ साथ होने वाले अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत में जो परिवर्तन उसमें हो रहा है, परसेंटेज में उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, किसी भी एक फिक्स्ड कमोडिटीज़ की हम बात करें, फिक्स ग्रुप की अगर हम बात करें, तो वो क्या परिवर्तन हुआ है, उसे हम इस प्राइस इंडेक्स के माध्यम से जो है क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। द इंडेक्सेस एक्सप्रेस द एवरेज ऑफ मेजरेबल यूनिट, कि ये जो सूचकांक हैं ये अलग अलग पैमाने पर मापनीय इकाइयों का औसत व्यक्त करते हैं। इंडेक्सेस इंडिकेट्स, और ये जो सूचकांक हैं चेंजेस द साइज ऑफ वेरिएबल इन अ रिलेशन टू अ गिवन बेस, कि सूचकांक दिए गए आधार के ऊपर जो है किसी एक उसकी जो साइज़ है, हम ये कहें कि उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है किसी भी कमोडिटी के अंदर, वो ये जो इंडेक्सेस होते हैं, ये सूचकांक होते हैं, ये हमें एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फ्लेटेशन इन इंडिया, कि भारत में जो है वो मुद्रास्फीति का क्या रोल है, मुद्रास्फीति जो है भारत में, मुद्रास्फीति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन्फ्लेटेशन रेट इन इंडिया इज जनरली मेजर्ड विद द होलसेल प्राइस इंडेक्स, कि भारत में सामान्यतः जो देखें जो मुद्रास्फीति है वो थोक जो है थोक सूचकांक से मापी जाती है। तो होलसेल इंडेक्स के अंदर इसका मेजरमेंट किया जाता है। सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हम कहें कि स्वतंत्रता के पश्चात से ही जो है द रेट ऑफ हाई इन्फ्लेटेशन हैज़ बीन सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, कि भारत में जो है गंभीर मुद्रास्फीति जो है भारत में एक गंभीर समस्या रही है। फिर हम बात करते हैं serious problem in India. In the decade of 1950s, the average rate of inflation was pegged at 1.7%, but in 1960s it became 6.4%. कि 1950 के दशक की अगर हम बात करें तो मुद्रास्फीति की जो औसत दर थी वो मात्र 1.7% थी, लेकिन 1960 के दशक में जो है यह 6.4% हो गई स्तर के। फिर हम बात करें कि द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेटेशन कंटिन्यू टिल, एक लाइन इसमें रह गई है स्टूडेंट्स, इन 70s, 70 के दशक की अगर हम बात करें, इट रेज मोर देन 9%, तो 70 के दशक में जो है ये 9% से भी ऊपर चली गई थी। द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेटेशन कंटिन्यू टिल 1995, की ऊंची मुद्रास्फीति का जो दौर है वो 1995 तक चलता रहा। फिर हम बात करें आफ्टर दिस देयर वॉज अ फॉल इन इन्फ्लेटेशन एंड बिटवीन 2000 टू 2001 एंड 11-12 इट रिमेन अराउंड 4.7%, की इसके पश्चात जो है मुद्रास्फीति में कुछ कमी देखने को मिली। वर्ष 2000 से 2001 से लेकर हम 11-12 के मध्य जो है यह लगभग 4.7% बनी रही, यानी कुछ जो है चेंजेस हुए। यानी अगर हम देखें कि इन इंडेक्सेस के थ्रू, इन सूचकांक के थ्रू हम देखें तो हम लोग कितना वृद्धि दर जो है वो बढ़ रही है, मुद्रास्फीति हो रही है, तो उन चीज़ों को हम ओवरऑल मेजर अप कर सकते हैं। और ये जो है हम होल सेल इंडेक्सेस के थ्रू यहाँ पे इंडिया में करते हैं कि जो थोक में है उनमें क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लॉसेस फ्रॉम इन्फ्लेटेशन, की मुद्रास्फीति से होने वाली हानियाँ क्या है, नुकसान क्या है हमें। अ कॉमन मैन रियलाइज, एक हम कहें कि सामान्य व्यक्ति जो है वो ये अनुभव करता है दैट ड्यू टू इन्फ्लेटरी स्पिरल he has to pay more than the previous year, but the problem does not end here. Rise in price or the value creates a series of losses for both individual and the nation, कि एक सामान्य व्यक्ति जो है ये अनुभव करता है कि मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति जो है के कारण उसे पहले की तुलना में अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन वास्तव में समस्या यहीं पर समाप्त नहीं होती है। मूल्य वृद्धि या मुद्रास्फीति जो है व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के लिए ही एक हानि की श्रृंखला का क्या करती है, निर्माण करती है। इट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करेंसी, इससे मुद्रा के मूल्य में भी कमी आती है। ड्यू टू इन्फ्लेटेशन लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी परचेज्ड बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करेंसी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, then the constantly rising of inflation drop the value of currency rapidly, कि इससे जो है
मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की एक निश्चित मात्रा से पूर्व के वर्ष की तुलना में कम मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण जो है मूल्य को तेजी से गिरावट होती है, यानी जो मनी होती है, जो करेंसी होती है, उसका जो हम ये कहें कि जो उसकी वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। कैसे होती है? सपोज कीजिए कि हमने पिछले साल कोई कुछ गिफ्ट खरीदा है या कुछ भी खरीदा है, उसकी प्राइस हमने 150 रुपीज़ दी है, तो हमने 10 पीसेस खरीदे। वही चीज़ हमें सेम इस साल खरीदनी है और सपोज़ कीजिए उसका प्राइस 200 रुपीज़ हो गया है, तो हमने वो 10 ना खरीद करके क्या कर दिया, 5 ही खरीदा। तो हमने क्या कर दिया कि करेंसी जो है उसकी वैल्यू को का क्या किया, कम किया। आइटम भी कम कर दिया हमने, सर्विसेज और गुड्स हैं उनको भी कम यूज़ किया, और जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, कम हो गई। फिर है इसमें द वैल्यू ऑफ करेंसी मीन्स कि मुद्रा का मूल्य जो है उसका क्या मीनिंग होता है, इट्स परचेजिंग पावर, कि उसकी खरीदने की पावर क्या है, उसकी शक्ति क्या है। विच एक्सप्रेस इट्स एबिलिटी टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमें वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने या क्या हम कितना खरीद सकते हैं की क्षमता को बताता है। दैट इज द वैल्यू ऑफ अ करेंसी। Due to inflation, there is a loss to the fixed salary group and wage earners, कि इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति जो है के कारण जो निश्चित वेतन तथा जो मजदूरी प्राप्त करने वाला वर्ग है उसको भी हानि होती है। दिस क्लास गेट्स द डिक्रीज वैल्यू ऑफ करेंसी फॉर सिमिलर टास्क एंड सर्विसेज, कि हम कहें कि इस वर्ग को उनके समान जो काम है और जो सेवाएं हैं के लिए प्राप्त जो समान राशि है का मूल्य जो है वो कम होता जाता है, यानी उनकी प्राइस क्या होती जा रही है, उनकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी उनकी जो इनकम है वो सेम रही और जो मुद्रास्फीति है वो क्या हो गई, बढ़ गई, तो उससे जो उनकी करेंसी का वैल्यू है वो क्या हो गया, कम हो गया। इन्फ्लेशन इज कंसिडर टू बी अनजस्टिफाइएबल एज इट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ सेविंग्स ऑफ द कॉमन मैन एंड the debater is benefited from inflation because he has to pay back low price of the करेंसी। मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे बचतकर्ता की बचत का मूल्य गिर जाता है तथा ऋणी को मुद्रास्फीति से लाभ होता है, यानी जो उसको डिबेटर है, जो उसको ऋण दे रहा है, उसको फ़ायदा होता है क्योंकि उसे कम मूल्य वाली मुद्रा वापस चुकानी होती है। इन्फ्लेशन ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मुद्रास्फीति का प्रभाव जो है आर्थिक विकास की दर पर भी पड़ता है। फिर हम कहें कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि हम कहें कि गरीबी, बेरोजगारी, आय, इन धन के वितरण आदि पर भी पड़ता है। दिस विल बी स्टडी इन हायर क्लासेस, इसका जो अध्ययन है वो हम अपनी आगे की क्लासेस में करेंगे, जो हायर क्लासेस हैं उनमें करेंगे। इन अ सेंस इट कैन बी सैड, तो हम कहें कि सार के रूप में हम कह सकते हैं कि इट कैन बी सैड दैट करेंसी इन्फ्लेशन एलिमिनेट्स द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट सो इट नीडेड टू बी कीप्ड अंडर कंट्रोल, मुद्रास्फीति विकास के लाभों को समाप्त कर देती है, अतः इसे नियंत्रण में रखे जाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके प्राइसेस क्या होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, और आपकी करेंसी की जो वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिससे कि है कि कॉमन मैन जो है और उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और देश की जो हम कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, और पॉवर्टी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और इनकम के अंदर जो अनइक्वालिटी है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, रेज होती जाएगी। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें, डिमांड ड्राइवन एंड कॉस्ट ड्राइवन फ्रॉम इन्फ्लेशन, की मुद्रास्फीति का मांग प्रेषित तथा लागत प्रेरित जो है स्वरूप, कि किस तरह से डिमांड और जो हम ये कहें कि जो कॉस्ट है उसको इफेक्टिव करती है, ये हम क्या डिमांड करते हैं, क्या कॉस्ट है, इन्फ्लेशन किस तरह से उसको प्रभावित करता है। तो who determines inflation means what are the causes of inflation, why does it fluctuate? In order to get the answer of the questions, it is essential to know the demand driven and the cost driven forms of inflation by the concept of aggregate demand and aggregate supply. Some of the expected expenditure on the final commodities and services produced in the country is called the aggregate demand, कि हमारे देश में जो कितनी किन चीज़ों की मांग जो है
वो किस लेवल पे की जा रही है। द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इंक्लूड्स द सम ऑफ डिमांड ऑफ कंजम्पशन, यानी किसी भी चीज़ की कितना उपभोग जो है वहाँ पे रहने वाले नागरिक जो उसको कर रहे हैं वो डिमांड के अंदर आ जाएगा। डिमांड ऑफ गुड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट, और अगर डिमांड गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, किसी भी वस्तु की हम कहें कि उसकी उपभोग करने की जो डिमांड बढ़ती है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, लोग उस पर खर्चा भी करते हैं। परचेज ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट एंड सम ऑफ एक्सपोर्ट टू अब्रॉड, तो कुछ वस्तुओं को हम सरकार भी खरीदती है, जैसे गेहूं की हम बात करते हैं तो गेहूं जब एक्सेस में हमारे देश में होता है तो किसान क्या करते हैं, कुछ उसे मार्केट में बेच देते हैं, कुछ उसको मंडी में बेच देते हैं, और अगर वहाँ पर उनको एक सुटेबल प्राइस नहीं मिल रही होती है तो फिर वो क्या करते हैं, उसको गवर्नमेंट को बेच देते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जितना उसको यूज़ कर सकती है उतना ठीक है, और उसके बाद जो उनके पास में बच रहा है उसको क्या करेंगे, वो एक्सपोर्ट कर देंगे। एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किसे प्रेरित करती है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, कि हमने कितना प्रोडक्शन किया है, दैट एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था के अंदर कैन प्रोड्यूस थ्रू गिवन रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी, की कितने संसाधन हमारे पास में मौजूद हैं और कितनी तकनीक हमारे पास में है, उन तकनीकी और उन संसाधनों के माध्यम से हमने कितना उत्पादन किया है, उस चीज़ को जितना होगा वो एग्रीगेट क्या होगी, सप्लाई होगी। इम्बैलेंसेस अराइजिंग out between aggregate demand and aggregate supply in the economy generates changes in the price। लेकिन जब हमारी डिमांड और हमारी सप्लाई के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, एक मतलब हम कहें कि संतुलन नहीं रहता है, तो हम ये कहें कि वहाँ पे जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, उनके अंदर बदलाव होता है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। इन कंडीशन ऑफ एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड और द डिक्रीज इन द एग्रीगेट सप्लाई, और सपोज कीजिए कि अगर डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इफ़ बोथ द कंडीशन अराइजेज एट द सेम टाइम, और दोनों ही टाइम पे दोनों ही कंडीशंस जो हैं अप्लाई हो जाती हैं, सपोज कीजिए कि डिमांड भी बढ़ जाती है और सप्लाई भी कम हो जाती है, तो क्या होगा, प्रेशर ऑन द प्राइसेस तो इज़ जनरेटेड अपवर्ड्स, तो उस समय क्या होगा कि कीमतें क्या कर दी जाएँ, हायर कर दी जाएँ, और कीमतें जैसे ही बढ़ जाएंगी तो जो एक पुअर पीपल है वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकता है, क्योंकि वो उसके क्राइटेरिया में नहीं आएगी, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो प्राइस कम होते ही क्या हो जाएगी, जो कंज्यूमर्स हैं उसके, जो क्रेता हैं उसके, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, वो उसको खरीदेंगे ही नहीं। फिर क्या कहेंगे हम इसको कि इट इज़ कॉल्ड डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन, तो ये हो जाएगा कि डिमांड ड्राइवन इन्फ्लेशन हो जाएगा, कि हम इसे कह सकते हैं कि मांग प्रेरित जो है मुद्रास्फीति से हम कहेंगे। देन इन्फ्लेशन जनरेटेड ड्यू टू डाउनफॉल इन एग्रीगेट सप्लाई, और अगर सप्लाई की वजह से यानी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं हम, कि जितनी मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है उसकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज कॉस्ट, क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ड्राइवन इन्फ्लेशन, यानी लागत प्रेरित जो है उसको हम मुद्रास्फीति कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।